नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा जो टॉपिक पहले चल रहा था वो खत्म हो गया और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो कौन सा होगा? हमारा राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा, जिसमें कुछ हम कह सकते हैं पुरुषों के पहनावा पढ़ेंगे, पुरुष कौन कौन से पहनावे पहनते हैं राजस्थान के अंदर, और उसके बाद में बात करेंगे महिलाओं के पहनावा पढ़ेंगे और कुछ आदिवासियों के जो पहनावा है उन सभी के बारे में है, जो कि आज के सेशन में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने पीछे के जो भी वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी चैनल के हम कह सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं, तो इसी चैनल में विजिट करें और जो भी वीडियो हम लोगों ने पहले डाले हैं कला संस्कृति से रिलेटेड तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो पहले हेडिंग लगाए, राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की वेशभूषा पहनावा। जिसमें पहले हेडिंग लगाना है, पहले यहां लिख सकते हो राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा। राजस्थान की वेशभूषा, या ऐसे लिख दो पहनावा ऑब्लिक पहनावा। ठीक है, तो इसमें हेडिंग आपको क्या लगानी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषों का पहनावा। लिखें पुरुषों का पहनावा। पुरुषों के पहनावे में अगर हम बात करें तो पहले आता है पगड़ी। क्या आता है? जो अगर जैसे आभूषण हम पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? सर की तरफ से है जो कि शुरू करते हैं पहले कौन सा आभूषण, ताकि हम लोग है जो कि क्या करते हैं पढ़ने में हमें काफी आसानी रहती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पुरुषों की पगड़ी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पगड़ी, जिसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं और अलग अलग जगह पे क्षेत्र पे जो पहनी जाने वाली पगड़ियों का अलग अलग नाम है, या फिर हम कह सकते हैं पगड़ी के अलग अलग नाम है और अलग अलग प्रकार भी है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले राजा महाराजा के टाइम में पगड़ी कौन सी पहनी जाती थी, और एक मेवाड़ के जो महाराणा थे वो 26 वार की पगड़ी भी पहनते थे। कितने वार की? 26 वार की। तो मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप समझने की कोशिश करें। मारवाड़ के जो महाराणा थे वो 26 वार की पगड़ी पहनते थे, और एक वार बराबर कितना फीट था? 3 फीट। अब देख लीजिए 26 वार तो कितना फीट हो जाएगा आपका? 78 फीट। 78 फीट लंबी पगड़ी वह जो कि पहनते थे। कितने फीट? 78 फीट लंबी पगड़ी है जो कि मेवाड़ के महाराणा उस टाइम में पहनते थे। उन सभी के बारे में बात करेंगे। और एक मेवाड़ियों का जो संग्रह है, हम कह सकते हैं इन पगड़ियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ पे है? बागौर की हवेली है पिछोला उदयपुर के अंदर, जिसका निर्माण हम कह सकते हैं अमरचंद बड़वा ने है जो कि करवाया था। और उस हवेली में है जो कि किसका संग्रहालय बना हुआ है? पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं उस संग्रहालय के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? बागौर की हवेली। बागौर की हवेली, एक बार लिखना नहीं है किसी को भी, एक बार समझने की कोशिश करिए। बागौर की हवेली कहां पे है? पिछोला उदयपुर। पिछोला उदयपुर। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, या फिर ऐसे लिखे विश्व की बड़ी पगड़ी स्थित है। यहाँ पे विश्व की सबसे हम कह सकते हैं विश्व की जो बड़ी पगड़ी है वो इस संग्रहालय में स्थित है। बागौर की हवेली पिछोला उदयपुर। यहाँ पे एक लिखे पगड़ियों का, लिखना नहीं एक बार मैं बता दूंगा, पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ पे संग्रहालय बना है किसका? पगड़ियों का।
पगड़ियों का संग्रहालय बना। अब ये जो पगड़ी है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है जो कि मानी जाती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 23 मीटर लंबी है। कितनी है? 23 मीटर लंबी है। और ये पगड़ी कितनी लंबी है? 23 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी, 9 मीटर चौड़ी है, 9 मीटर चौड़ी है। अब देखो आप कि इतनी लंबी और इतनी चौड़ी जब कोई पगड़ी है, और उसका भार भी तो कितना होगा? उसका भार भी तो काफी होता हुआ होगा। तो उस टाइम देखो कि महाराणा इतनी लंबी पगड़ी, इतनी भारी पगड़ी भी है जो कि पहनते थे। किस लिए? क्योंकि इस पगड़ियों की बात करें तो पगड़ी जो होती है वो एक पुरुषों के द्वारा सर पे बांधा जाने वाला वस्त्र, सर या फिर सिर कैसे भी आप बोल सकते हैं, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जो सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। किसका प्रतीक होता है? सम्मान का। किसी का हम सम्मान करते हैं तो कहते हैं ना कि पगड़ी पहना कर उसका है जो कि सम्मान किया गया। ठीक है। और एक बात आप हम कह सकते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा होते हैं, उन पे क्या होता है कि वो जो पगड़ी जो उनको पहनाई जाती है, क्या होता है? वो सम्मान की प्रतीक है जो कि मानी जाती है। ऐसे हर कोई नहीं पहन सकता क्योंकि उनके ऊपर कई सारा जो जिम्मेदारियां होती है। और कहते हैं ना कि वैसे बच्चे किसी काम में है जो कि गलती कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं करते, क्योंकि उनके प्रति कई सारा जो सम्मान उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। और बुजुर्ग लोग हैं जो कि पगड़ियां मुंह पहनते हैं। और सभी पगड़ियों की अलग अलग हम बात करेंगे, कौन से क्षेत्र में पगड़ी जो पहनी जाती है सो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे पगड़ी, पुरुषों का पहनावा लिख दिया ना, इसके अंदर पहले आप लिखे पुरुषों का पहनावा, इसमें एक लिखे पगड़ी, यहां पे लिखे पगड़ी। और एक तो मेवाड़ की पगड़ी और जोधपुर का साफा। देखिए पगड़ी और साफा में क्या अंतर होता है, एक बार समझ लें कि पगड़ी जो होती है वो एकदम ऐसे हम कह सकते हैं गोल आकार में से लपेटी जाती है, वो पगड़ी बन जाती है। ठीक है। और एक होता है साफा। कौन सा साफा? जोधपुरी साफा। तो आप सभी ने जोधपुरी साफा देखा होगा, क्योंकि वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर जो विवाह के समय जो दूल्हा होता है उसके कौन सा साफा बांधा जाता है? जोधपुरी साफा बांधा जाता है। और एक होती है शेरवानी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो शेरवानी वैसे मूल रूप से किसका? मुस्लिमों का एक वस्त्र था, मुस्लिमों का पहनावा था। लेकिन वर्तमान में हिंदू क्या करते हैं, इसको हम कह सकते हैं विवाह के समय इसका प्रयोग करने लग गए। तो जोधपुरी साफा वैसे तो पहले दूल्हे को बांधा जाता था, लेकिन अमूमन तौर पे अब बात करें तो जो बाराती होते हैं वो सभी जोधपुरी साफा पहनने लगे हैं। तो देखिए कैसे होता है जोधपुरी साफा। जैसे ये कोई साफा है, इस पे इस प्रकार से है जो कि एक पट्टी है जो कि यहाँ पे ऊपर तक तरफ है जो कि दिखाई जाती है। और इस तरफ है जो कि दूसरी तरफ है, ये पूरा एकदम हम कह सकते हैं पूरा प्लेन होता है। ठीक है। और इस पे एक रखा जाता है यहाँ पे, इसी का जो साफा होता है इसका एक जो छोर होता है उसको ऊपर निकाला जाता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है, तुर्रा जिसे हम कह सकते हैं या फिर। और इसी के पास में किलंगी लगाई जाती है, और इसके फ्रंट साइड में एक पिन से है जो कि सरपेच लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सिरपेच। उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चलिए पहले लिखिए पगड़ी। पगड़ी के अंदर लिखे पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र, ऐसे लिख सकते हैं, पहने जाने वाला वस्त्र जो किसका समान होता है? जो किसका प्रतीक होता है? जो सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। प्रतीक होता है। ठीक है।
फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं, एक लाइन और लिखिए कि जो मेवाड़ी पगड़ी और जोधपुरी साफा भारत में प्रसिद्ध है। लिखिए मेवाड़ी पगड़ी किसकी बात कर रहे हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे। एक तो जो कितने बार की हम लोग है जो कि कह सकते हैं 26 बार की जो मेवाड़ के महाराणा थे वो 26 बार की पगड़ी पहनते थे, तो ये भी एक प्रसिद्ध है। और जोधपुर साफा जो वर्तमान में हम कह सकते हैं शादी विवाह में प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ी पगड़ी, मेवाड़ी वैसे पगड़ी को ही साफा कहा जाता है, पगड़ी को ही साफा कहा जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं वर्तमान समय के अंदर एक नया नाम देने के लिए है जो कि उनको साफा कहा जाता है। वैसे साफा और पगड़ी सेम ही चीज है, थोड़ा उसके अंदर चेंजेस रह सकता है, लेकिन पगड़ी के जब हम उपनाम पढ़ेंगे तो उसी के अंदर आएगा साफा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साफा अलग है पगड़ी अलग है, पगड़ी का ही अन्य नाम है साफा, वो हम लिखेंगे आगे। देखिए मेवाड़ी पगड़ी और जोधपुरी साफा, जोधपुरी साफा क्या है, जोधपुरी साफा भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। जोधपुरी साफा और मेवाड़ी पगड़ी कहां पे प्रसिद्ध है, भारत भर में है, जो कि प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेवाड़ी पगड़ी और जोधपुरी साफा ऐसे लिख सकते हैं, पूरे भारत में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फिर आप लिखे हम बात कर सकते हैं पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए। जैसे कोई पगड़ी है, ये पगड़ी है या फिर हम कह सकते हैं साफा है, इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ वस्तुएं हैं जो कि लगाई जाती है। अब वो कौन सी होगी, यानी पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए कुछ वस्तुएं इसके ऊपर है जो ऊपर लगाई जाती है, जिसमें तुरा है, कलंगी है, ये सब आपको पता है वैसे तो। इसको एक बार मेरे बोलने के बाद में आपके जहन में लाने की केवल जरूरत है। देखिए अगर हम बात करें जैसे जो आभूषण होता है और वस्त्र होता है, रीति रिवाज होते हैं, ये सब जो टॉपिक है वो वैसे आपके सामाजिक जो दृष्टि से हम कहें बात है कि जो आपका डेली जो दिनचर्या है उसके अंदर जुड़ी रहती है। आपको सबको पता है, आप राजस्थान के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन क्या करना है कि इसके अंदर जो जहन में लाने की बातें हैं वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और आपका एग्जाम के अंदर प्रश्न है जो कि गलत नहीं हो पाए। ठीक है, वैसे इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब लिखे कि पगड़ी को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं जो पगड़ी के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें तूरा है, कलंगी है, सरपेच है और फतेह पेंच है, लटकन है, दुगदुगी है और बालबंदी है। तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं। पगड़ी को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं, पगड़ी को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं, जो कहां पे लगाए जाते हैं, जो पगड़ी के ऊपर लगाई जाती है, पगड़ी के ऊपर लगाई जाती है, जो पगड़ी के ऊपर लगाई जाती है। अब इसमें लिखे कौन कौन सी हो जाएगी, तुर्रा है, कलंगी है, जैसे ये सभी आपको पता है तुर्रा क्या होता है, कलंगी क्या होता है ना। तुर्रा है कौमा, कलंगी, सरपेंच या सिर पेंच लिख सकते हो, सरपेंच, फतेह पेंच, दुगदुगी कौमा दुगदुगी, और कौन सा हो जाएगा, दुगदुगी हो गया, लटकन है, एक है बालबंदी है कौमा,
ये सब आपको पता है। तूरा है, कलंगी है, सरपेंच है, फतेह पेंच है, दुगदुगी है, लटकन है, बालबंदी है ना। तो ये आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करते हैं। और एक बात अगर हम बात करें तो मेवाड़ के अंदर जो पगड़ी पहनने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या कहलाता है? छापदार कहलाता है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापदार। छापदार। डैश करके लिखे, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी छापदार। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। तो लिख लीजिए पूरा, छापदार कहलाता है। तो ये एक बार मैं कह सकता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आपको है, जो कि केवल इनको रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। और अभी मेरे साथ में क्लास में है, जो कि अच्छे से इसको रिवीजन हम कह सकते हैं, अच्छे से समझना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अमूमन प्रश्न है जो हमारे डेली गतिविधियां हैं, या फिर विवाह के अंदर हम जो भी प्रयोग करते हैं, तो उन सभी के बारे में पता है। लेकिन ये जो कई सारे ऐसे जो शब्द आ जाते हैं, जैसे छापदार है, ये अब हमको पता नहीं इसके बारे में ना, ये छापदार। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि छापदार क्या है, या पूछ सकते हैं छापदार क्या है। या फिर मेवाड़ में पगड़ी बांधने, प्रश्न पूछ सकते हैं, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या छापदार कहलाता है? ठीक है, तो इन सभी के बारे में बातें करेंगे। चलिए एक बार लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करेंगे। लिख लिया क्या? अच्छा, एक चीज इसी के अंदर लिख लेते हैं, ताकि आपको समझने में काफी आसानी रहेगी कि जो पगड़ी को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है। यहां पे लिख देता हूं ना, ठीक है। पगड़ी को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है, यानी हम कह सकते हैं पगड़ी को साफा भी कहा जाता है, पोत्या भी कहा जाता है। पोत्या की लाज जो रखते हैं, हम कह सकते हैं पोत्या की लाज। जब पोता भी, यानी कोई व्यक्ति होता है, उसका बेटा होता है, उसका भी बेटा, वो क्या कहलाता है? पोता कहलाता है। जब पोता बड़ा हो जाता है, तो उस व्यक्ति की कोई भी किसी प्रकार की हम कह सकते हैं टेंशन परेशानी वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अपना कर्तव्य यहाँ इस धरती पे आने का जो था, वो कहने का मतलब निभा दिया है। तो पगड़ी को साफा भी कहा जाता है, पोत्या भी कहा जाता है, बागा भी कहा जाता है। बागा वैसे पहनने का होता है शरीर पे, लेकिन इसको भी बागा कहा जाता है। और पेंचा भी इसको कहा जाता है, धुमालो भी कहा जाता है, मोलिया भी कहा जाता है, पाग भी कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में हम बातें कर लेते हैं। पगड़ी को कैसे लिखे? यहाँ पे तो आएगा नहीं शायद। पगड़ी को साफा, पेंचा, बागा, धुमालो, मोलिया, और क्या कहा जाता है? बागा कहा जाता है, पाग भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? पाग भी कहा जाता है। ठीक है,
यानी इसको पैंचा भी कहा जाता है, बागा भी कहा जाता है, धुमालो भी कहा जाता है, और एक क्या होता है आपकी पोत्या भी है जो कि इसे कहा जाता है। तो ये सभी आप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और लिखिए, बागा पोत्या भी कहा जाता है। पोत्या भी कहा जाता है। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? चलिए लिखिए फटाफट से, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लेते हैं हम जो अभी बात की थी मेवाड़ के अंदर जो संग्रहालय कहाँ पे है, बागोर की हवेली के अंदर, वहां पे हम बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी पहनते थे। मेवाड़ के महाराणा 26 वार, कोष्टक में लिख सकते हैं वैसे 26 वार। एक वार बराबर कितना फीट? 3 फीट। एक वार बराबर कितना फीट? 3 फीट। तो मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी पहनते थे। 26 वार की लंबी पगड़ी है जो कि पहनते थे, जिसे पाग कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पाग कहा जाता है। और इससे जो लंबी पगड़ी होती थी, यानी सॉरी, इससे लंबाई अगर कम होती थी उसे क्या कहा जाता है? पगड़ी कहा जाता है। तो एक बार ये बात करें कि मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी, 26 वार, एक वार बराबर 3 फीट की लंबी, 26 वार की लंबी पगड़ी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पाग कहा जाता है, जिसे पाग अंडरलाइन कहा जाता है, जिसे पाग कहा जाता है। फिर आगे एक लाइन और लिखे, कोष्टक लगा के लिख सकते हैं, इससे लंबी कम होने पर, इससे कम लंबी होने पर, या फिर इससे कम लंबी होने पर, अगर वह 26 वार की नहीं है, इससे कम लंबी होने पर उसे क्या कहा जाता है? पगड़ी कहा जाता है, पगड़ी कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी है कि पगड़ी कौन सी होती है, पाग कौन सी होते हैं, यहाँ पे पगड़ी पे अंडरलाइन करना, ठीक है। अब नॉर्मल भाषा के रूप में बात करें तो जैसे कि ये इतना हाथ है, हम कह सकते हैं घरों के अंदर या फिर कोई कपड़ा वगैरह नापते हैं तो यहाँ पे इतना लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं 3 फीट है। तो इस प्रकार से जैसे उसको है जो कि लंबा करते थे, जब उसको धोते थे तो इस प्रकार से है जो कि उसको देखते थे कि भाई ये कितने हाथ है ना। तो ये ऐसे है जो कि कितनी बार हो जाता था? 23 बार, 26 बार, 23 मीटर वो है जो कि उस संग्रहालय के अंदर जो पगड़ी है वो है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। फिर लिखे बागोर की हवेली, एक लाइन लिखे, बागोर की हवेली एक मिनट कॉल आ गया। बागोर की हवेली के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पे एक संग्रहालय भी बना हुआ है। चलिए उसके बाद में आगे बात करते हैं। बागोर की हवेली कहाँ पे है? पिछोला उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? कॉल आ गया था ना। तो यहाँ पे लिखे कि बागोर की हवेली कहाँ पे है? पिछोला उदयपुर, पिछोला, कोष्टक में लिखे पिछोला उदयपुर, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण की बात करें तो जिसका नाम क्या था? अमरचंद बड़वा, है ना। तो लिखिए निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। किसका? बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा,
कौन था? अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। क्या है इसमें? इस हवेली के अंदर है जो कि एक पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। इस हवेली में एक पगड़ियों का संग्रहालय बना है और इस संग्रहालय के अंदर एक ऐसी पगड़ी है जो विश्व प्रसिद्ध है, जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 23 मीटर तो वो है लंबी। लिखिए, इसमें पगड़ियों का संग्रहालय बना है, इसमें पगड़ियों का संग्रहालय बना है। इस संग्रहालय में इसी संग्रहालय में इस संग्रहालय में विश्व की सबसे लंबी पगड़ी, विश्व की सबसे लंबी पगड़ी स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पगड़ी स्थित है, ठीक है। जो ऐसे करिए, डैश करके लिखे, 23 मीटर, यानी आपके कितने फीट हो जाते हैं? 75 फीट हो जाती है ना, ठीक है। 23 मीटर लंबी, 23 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी, 9 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो कभी जाओ वहां घूमने तो देखना जरूर, पगड़ियों का संग्रहालय जाओ तो जरूर जाना वहां पे, उदयपुर अगर जाओ तो देख के आना कि भाई इतनी लंबी पगड़ी जो विश्व की प्रसिद्ध सबसे लंबी है विश्व के अंदर, ये एकमात्र होगी, क्योंकि इससे बाकी जो है वो सबसे उनसे भी छोटी मानी जाती है। तो लिखिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में लिखिए, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। फिर मेवाड़ की पगड़ियाँ पढ़ेंगे और मेवाड़ और मारवाड़ की, यानी मेवाड़ के अंदर किस शासक के समय जो पहने जाने वाली पगड़ियाँ, यानी अलग अलग उनका नाम रखा गया था। यानी मेवाड़ के अंदर जो अमर सिंह के समय जो पहने जाने वाली पगड़ियाँ, जिसका नाम अमर शाही रख दिया, और उदय सिंह के टाइम में जो पगड़ियाँ पहने जाई उनका उदय शाही, और एक अर्शी शाही नाम है, और बात कर सकते हैं भीम शाही है, स्वरूप सिंह शाही है, एक है उमराव पाग। ये बीकानेर की हम कह सकते हैं मेवाड़ की पगड़ियों की के नाम माने जाते हैं, ठीक है। और एक है आपके मारवाड़ की पगड़ियाँ, वो उसमें कई तो सेम आ जाती, जैसे भीम सिंह है, मान सिंह है, और डूंगर सिंह है, और जसवंत सिंह है, विजय सिंह है ना, विजय सिंह शाही पगड़ियाँ। इन सभी के आगे जो शासक थे उनका आगे नाम लगाया गया शाही, ओके। फिर हम पढ़ेंगे अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी कौन सी होती है? जो ईरानी शैली के अंदर बांधी जाने वाली पगड़ी जो कि अटपटी पगड़ी कहलाती है। एक होती है राजाशाही पगड़ी, यानी एक ही रंग की पगड़ी होती है। इन सभी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं राजाशाही पगड़ी कौन सी है, और इन सभी से बात करेंगे। और अटपटी पगड़ी कौन सी है, और विवाह के समय बांधी जाने वाली पगड़ी कौन सी रहेगी, युद्ध के समय कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। अमूमन उन सभी के बारे में तो आप सभी को बात ध्यान में है, क्योंकि जब हम लोगों ने क्या हम कह सकते हैं जो कि दुर्ग वगैरह महल वगैरह जो पढ़े थे उसके अंदर बात की थी कि जब युद्ध करते हैं तो शासक जो होते हैं, जैसे कि कोई दुर्ग पे आक्रमण करता है, ठीक है, तो दुर्ग पे कोई आक्रमण करता है तो उस समय जब उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है कि अब तो जो आक्रमणकारी है जो बाहर आ रखा है और हम उससे युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को जो उनकी प्राणियां होती है वो अपने आप को अग्नि के अंदर है जो कि समाविष्ट कर देती है, जिसे कहा जाता है अग्नि जोहर, ठीक है। और वो तो करती है जोहर, और जो हम कह सकते हैं जो राजा होते हैं और जो शासक होते हैं वहाँ के, उनके सेनापति वगैरह जो भी केसरिया बाना पहनते हैं,
केसरिया साफा पहनते हैं और युद्ध में कूद जाते हैं, वो वापस हम कह सकते हैं उसकी जो आखिरी टाइम होता है उनको लगता है कि अब हम जीतेंगे नहीं, और बाकायदा उनको जब ही लगता है तब वो जीतने के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो केसरिया बाना पहन के जो केसरिया साफा पहन के और युद्ध में, युद्ध भूमि में है जो कि कूद जाते हैं। तो उस समय अब पूछ सकते हैं कि युद्ध के समय कौन सा साफा पहना जाता है, तो लिखना है केसरिया। युद्ध के समय कौन सा साफा पहना जाता है, केसरिया। विवाह के समय कौन सा साफा पहना जाता है, मोठड़ा। कौन सा, मोठड़ा साफा पहना जाता है। और श्रावण माह में पहने जाने वाला जो साफा है वो होता है लहरिया। सुना ना, लहरिया। तो लहरिया वैसे ओढ़नी भी है और एक साफा भी आता है। लहरिया ओढ़नी भी क्या है, एक वस्त्र है, तो उसी के कह सकते हैं रंग के अंदर जो साफा पहना जाता है वो लहरिया होता है। जैसे एक सॉन्ग भी है ना, वो इन लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, है ना। तो उसके बाद में बात करें तो दशहरा के दिन, विजयदशमी जो होती है उसके दिन कौन सा साफा पहना जाता है, उस दिन मदिल साफा पहना जाता है। कहा जाता है कि जो हम लोगों ने त्योहार व मेले के अंदर जो पढ़ा था, दशहरा जो कब आता है, आश्विन शुक्ल दशमी को, उस दिन क्षत्रिय लोग होते हैं वो जो होते हैं उनके अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, और मदिल साफा उस दिन है जो कि उनके द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा। बाकी ये कोई अलग से है नहीं कि किसी आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे किस समाज के द्वारा पहना जाता है साफा और किस जाति के द्वारा पहना जाता है। तो मदिल साफा पूछ सकते हैं। तो कब पहना जाता है, दशहरा के दिन। जो कब आती है, दशहरा कब आता है, विजयदशमी जिसको हम कहते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी को। ठीक है, तो उस दिन कई सारी हम लोगों ने बातें की थी। एक तो लिल्टन्स नामक पक्षी का उस दिन देखना है जो कि शुभ माना जाता है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि लिल्टन से पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। कब माना जाता है अगर पूछ लें तो वो होगा आपके दशहरा के दिन या फिर विजयदशमी के दिन। ठीक है, और लिल्टन्स नामक एक ग्रंथ भी था जो हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा है साहित्य के अंदर। किसका था, कन्हैयालाल सेठिया का। किसका ग्रंथ था, कन्हैयालाल सेठिया, जो कि जिसका जन्म सुजानगढ़ के अंदर होता है। सुजानगढ़ पड़ता है चूरू के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना लिख लिया होगा, आगे लिखिए। इसके बाद में लिखिए आप मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां। फिर लिखते हैं मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां। तो पहले लिखते हैं मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां, हेडिंग लगाए। उसके बाद में लिखे अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां। मेवाड़ की, दिख रहा है ना आपको, मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां। डैश लगा के लिखे, उदय शाही, अमर शाही, अमर शाही, उदय शाही, अमर शाही पगड़ी, उदय शाही पगड़ी, भीम शाही पगड़ी, कोमा, यानी उदय शाही है, अमर शाही है, अरसी शाही है, और आपकी कौन सी हो जाएगी, स्वरूप सिंह, स्वरूप शाही है, और उमराव पाग है। लिखिए स्वरूप शाही, उमराव पाग, कोमा लगा दिया। स्वरूप शाही है, अरसी शाही है, और कौन सा हो जाएगा, उमराव पाग जी है, उमराव पाग। ठीक है, तो ये मेवाड़ की पगड़ियां हो जाएगी। अब लिखिए मारवाड़ की पगड़ियां। मारवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां। ठीक है, इसमें लिखें मानसिंह शाही या फिर मानशाही, ऐसे लिखो मानशाही, मानशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी।
यानी ये जो भीमशाही है ये दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछ ले प्रश्न के अंदर कि इनमें से कौन सी पगड़ी है जो उदयपुर सॉरी हम कह सकते हैं मारवाड़ की है या फिर कौन सी पगड़ी मेवाड़ की है, तो वहां पे आपको जो भीमशाही है वो दोनों के अंदर नाम देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि भीमशाही पगड़ी उसमें की है, उसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें लिखे जसवंत शाही है, विजय शाही है, भीमशाही हो गया, मानशाही हो गया, और एक आपका हो जाएगा डूंगर शाही। लिखिए डूंगर शाही, जसवंत शाही और उदय शाही। लिखिए जसवंत शाही, जसवंत शाही, उदय शाही और एक लास्ट में लिखे डूंगर शाही। ठीक है, तो ये 5-5 या फिर 6-6 जो भी पगड़ियां हैं, इसके अंदर 5 हो गई, उसके अंदर कितने हैं 3 और 3 6। ये इतने नाम है जो कि याद रखने हैं। एक बार फिर से, मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां अमर शाही है, उदय शाही, भीम शाही, उमराव पाग, अरशी शाही और स्वरूप शाही। और मारवाड़ की पगड़ियां मान शाही, भीम शाही, जसवंत शाही, डूंगर शाही, उदय शाही। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं 5 पगड़ी इसके अंदर याद रखना है। फिर एक लाइन लिखे अटपटी पगड़ी। क्या लिखना है? अटपटी पगड़ी, ईरानी शैली में बांधी जाने वाली पगड़ी। और एक नाम आता है बावरा। ये पूछ सकते हैं कि आपको कि बावरा क्या है, बावरा क्या है, तो आपको क्या बताना है कि 5 रंगों की पगड़ी। या फिर पूछ सकते हैं बावरा संबंधित है, बावरा क्या है, तो आपको पूछ सकते हैं पगड़ी, वस्त्र, या फिर है जो कि आभूषण, या और जो कि हम कह सकते हैं आपके क्या पूछ सकते हैं या ग्रंथ वगैरह, जो भी आपको पूछ सकते हैं। इसमें है आपके जो क्या हो जाएगा, बावरा क्या है कि पगड़ी है। ठीक है, जो पंचरंगी होती है, 5 रंगों की है जो कि होती है पगड़ी, पंचरंगी जिसे कहते हैं, पंचरंगी पगड़ी भी उसे कहा जाता है, बावरा। तो 2 लाइन और लिखे, एक तो अटपटी पगड़ी और एक बावरा। लिखे अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी में अगर बात करें तो आपके क्या हो जाएगा, आगे लाइन लिखिए ईरानी शैली में पहनी जाने वाली पगड़ी, या फिर ऐसे लिखिए ईरानी शैली में बांधी जाने वाली पगड़ी, ईरानी शैली में बांधी जाने वाली पगड़ी। ठीक है, और फिर लिखे बावरा, बावरा आगे लिखे डैश करके लिखे 5 रंगों की पगड़ी, 5 रंगों की पगड़ी, 5 रंगों की पगड़ी। कोष्टक में लिख दीजिए पंचरंगी। कौन सी हो जाएगी? पंचरंगी पगड़ी। उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे बावरा हो गया, और एक हो जाएगा राजशाही पगड़ी। तो राजशाही पगड़ी के बाद में हम बात करेंगे विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियां, जैसे युद्ध के समय पहने जाने वाली पगड़ी है और विवाह के समय पहने जाने वाली पगड़ी है। तो इनके बारे में बात करते हैं, पहले ही इतना लिखे। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखे ताकि आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए यहाँ पे राजशाही पगड़ी, जो कि एक ही रंग की पगड़ी, जो कि किस रंग की होती है? लाल रंग की। लिखिए राजशाही, राजशाही एक ही रंग की, एक ही रंग की पगड़ी, जो किस रंग की होती है? कोष्टक में लिखे लाल रंग की। किस रंग की होती है? लाल रंग की। अच्छे से लिखे।
जो किस रंग की होती है, लाल रंग की। ठीक है, चलिए लिखे, आगे बढ़ते हैं। फिर एक लाइन लिखिए, विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियां। विभिन्न अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ियां। विभिन्न अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ियां। ठीक है, तो इसमें लिखे आप, एक तो श्रावण, हम कह सकते हैं सावन के समय में, सावन माह में पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी, लहरिया हो जाएगी। ठीक है, और एक विवाह के समय कौन सी होती है, मोठड़ा पगड़ी है। और युद्ध के समय कौन सी हो जाएगी, अभी हम लोगों ने बात की थी, केसरिया पगड़ी है। दशहरे के समय मदिल शाफा, शाफा कहें या फिर पगड़ी कहें, मदिल शाफा जो पहना जाता है। और होली के अवसर पर है जो कि फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। वैसे नंबर लगा के लिख सकते हैं या फिर ऐसे लगाए, एक नंबर कैसी हो जाएगी आपके, श्रावण माह में पहनी जाने वाली पगड़ी, श्रावण माह में पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी, डैश करके लिखे, डैश करके, लहरिया। कौन सी हो जाएगी, लहरिया। ठीक है, और उसके बाद में लिखे विवाह। नेक्स्ट लिखे विवाह। विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मोठड़ा। कौन सी पहनी जाती है, मोठड़ा। और फिर लिखे युद्ध के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी, पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी, युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी है जो कि आपकी कहलाएगी केसरिया ना, केसरिया। और मदिल कब पहने जाते हैं, दशहरा। दशहरा पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी, मदिल। ठीक है, और एक लिखे होली के समय पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी, होली पर। ठीक है, तो इसमें लिखे फूल पत्ती वाली पगड़ी, फूल पत्ती। ठीक है, फूल पत्ती पगड़ी है जो कि कब पहनी जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं, आपको ऐसे पूछ सकते हैं, प्रश्न बन सकता है कि विवाह के समय पहनी जाने वाली पगड़ी या साफा। विवाह के समय पहने जाने वाली पगड़ी या साफा, ऑप्शन मिलेगा लहरिया, केसरिया, मदिल, मोठड़ा। क्या हो जाएगा, मोठड़ा। बिल्कुल राइट, समझ में आ रहा है ना सभी को। और पूछ ले आपको, युद्ध के समय पहना जाने वाला साफा या फिर पगड़ी कौन सा होगा, केसरिया, मदिल, फूलपत्ती, लहरिया। क्या हो जाएगा, केसरिया। बिल्कुल करेक्ट। इस हिसाब से आपको है जो कि अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम से पहले। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट एक दो इसमें और आती है आपके, वो भी लिख लेते हैं। जैसे कि शुभ अवसरों पे कौन सा पगड़ी जो पहनी जाती है, बावरा पगड़ी। जो भी हम लोगों ने बात की थी, कितने कलर की होती है बावरा पगड़ी, कितने कलर की होती है, अभी हम लोगों ने बात की थी। जैसे पंचरंगी कहा जाता है, पंचरंगी। पंचरंगी क्यों कहा जाता है उसे, पंचरंगी, जिसमें 5 रंग होते हैं। तो 5 रंगों की
जो पगड़ी, तो इसी में लिख लेते हैं ऊपर इसको करके। शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ी, ऐसे लिखे, शुभ अवसर शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी? बावरा। ठीक है, जो कितने रंग की होती है? पंचरंगी होती है, जिसमें 5 रंग होते हैं। ठीक है, और एक इसमें आती है आपके मृत्यु या शोक के समय है जो कि पहनी जाने वाली पगड़ी, वो तो आप सभी को पता है। वैसे तो सफेद जो साफा बांधा जाता है ना, लिखे, मृत्यु या शोक के समय बांधी जाने वाली पगड़ी, मृत्यु या शोक के समय यानी दुख के समय, जो हम कह सकते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु या शोक के समय बांधी जाने वाली पगड़ी कौन सी हो जाएगी? सफेद रंग की पगड़ी। तो ये तो आपको पता है, सफेद रंग की पगड़ी। ठीक है, तो अब लिखे अच्छे से आराम से। ये कितने हो जाएंगे? इनमें 6-7 हो जाएंगे आपके ना, 7 है। 7 पगड़ियों के जो अलग अलग प्रकार हम लोगों ने है जो कि पढ़ लिए हैं विभिन्न। फिर 1-2 और पढ़ लेते हैं। ऋतुओं के अंदर कौन सी पगड़ी है जो कि पहनी जाती है? जैसे आपके एक तो शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में एक पगड़ी पहनी जाती है जिसका नाम है कसुमल पगड़ी, जो लाल प्रकार की लाल रंग की होती है। और गर्मियों के अंदर या फिर हम कहें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पगड़ी पहनी जाती है वो केसरिया पगड़ी कहलाती है। और एक आती है बसंत ऋतु में, जो गुलाबी पगड़ी होती है। बसंत ऋतु के अंदर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है। फिर हम बात करते हैं, यानी पगड़ी से नीचे हम आते हैं थोड़ा सा इसके बाद में। जैसे ये मैंने जैकेट पहन रखी है और इस हिसाब से हम आगे बात करते हैं जैकेट के सम्मान, जो उस टाइम में पुराने समय के अंदर जो वस्त्र पहने जाते थे। यानी ये जैसे मैंने पहन रखा है जैकेट, ये क्या है? एक अंगरखी है। क्या है? अंगरखी, यानी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जो पूरी बाह का होता है। जैसे ये जैकेट है, ये पूरी बाह की नहीं है, इसे बंडी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बंडी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बंडी या फिर बंडा इसे कहा जाता है। और जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है ना, जैसे शर्ट है या फिर जो चोले के समान जो भी होता है। उसके बाद में बात करें तो एक वर्तमान समय में जालोर की साइड, मारवाड़ की साइड जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वो जैसे कि यहाँ पे तो हम जैसे शर्ट पहनते हैं तो ये भी एक अंगरखी है। लेकिन रियल सिचुएशन की अगर बात करें तो अंगरखी वह होती है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में बांधी जाने वाली पगड़ी, जिसके बटन जो होते हैं, बटनों के स्थान पे कस से बांधी जाती है, डस से बांधी जाती है। और इसको है जो कि पीछे की साइड में बांधा जाता है। तो एक आती है आपकी बगलबंदी है जो कि उसे कहा जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे बगलबंदी किसे कहा जाता है। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए विभिन्न, एक लाइन लिखिए, विभिन्न ऋतुओं में पहनी जाने वाली पगड़ी। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाली पगड़ी। विभिन्न ऋतुओं में पहनी जाने वाली पगड़ी। ठीक है, तो अब लिखते हैं एक तो कसुमल पगड़ी कब पहन जाते हैं? एक तो आपके वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। वर्षा होता है, वर्षा बारिश होती है ना, वर्षा ऋतु। और एक होता है, एक तो वर्षा ऋतु हो गया, एक है
शरद ऋतु या फिर सर्दियों में, सर्दी ऋतु में, सर्दी में, वर्षा ऋतु में और एक सर्दी ऋतु में, इसमें पहनी जाती है जो पगड़ी होती है वो, जिसे क्या कहा जाता है, कसुमल पगड़ी। लिखे कसुमल पगड़ी, जो किस रंग की होती है, कोष्टक में लिखे जो लाल रंग की होती है। यानी वर्षा ऋतु और हम कह सकते हैं सर्दी ऋतु में है जो कि कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, कसुमल पगड़ी, जिसका रंग कैसा होता है, लाल रंग की होती है। और गर्मियों में केसरिया पगड़ी, और आपकी है जो कि कौन सी हो जाएगी, एक बसंत ऋतु में गुलाबी पगड़ी। ठीक है, लिखिए बसंत ऋतु कैसी पगड़ी पहनी जाती है, गुलाबी। और एक आता है ग्रीष्म या फिर ऐसे लिखे गर्मी में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, केसरिया। जो युद्ध के समय पगड़ी में जो पहनी जाती है वही हम कह सकते हैं इसी के अंदर है, जो कि आपके गर्मियों के अंदर भी पहनी जाती है। तो प्रश्न भी उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि जिसमें गलती ना हो, जिसमें हम कह सकते हैं विभाग की गलती उसके अंदर न पाई जाए, कि इसमें बच्चे हैं जो कि कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखे लाल रंग की पगड़ी, कोष्टक में लिखे लाल रंग की पगड़ी, कोष्टक बंद। ठीक है, तो विभिन्न ऋतुओं की पगड़ियां कौन सी हो जाएगी, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु में कसुमल पगड़ी लाल रंग की होती है, और गुलाबी पगड़ी बसंत ऋतु में पहनी जाती है, और केसरिया यहाँ पे है जो कि गर्मियों के अंदर जो एक पगड़ी पहनी जाती है जिसको कि केसरिया पगड़ी मानी जाती है। फिर आप लिखिए अंगरखी। अंगरखी, अंगरखी किससे कहा जाता है, और अंगरखी का एक नवीनतम रूप कह सकते हैं या फिर जो विकसित रूप है जिसे कहा जाता है अचकन। तो अचकन क्या है, अचकन भी एक अंगरखी का ही भाग माना जाता है, जो विकसित रूप से वर्तमान समय के अंदर जो कि कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अचकन। और फिर अंगरखी के अलग अलग जो नाम, किस नामों से जाना जाता है, तो अंगरखी वैसे है जो कि बगल में हम कह सकते हैं उसकी जो डस्से होती है या फिर कस्से जो होते हैं, डोरे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे पीछे है जो कि बांधे जाते हैं इसे, इसलिए अंगरखी को और क्या कहा जाता है, बगलबंदी भी कहा जाता है। वो बगल में बांधी जाती है इसलिए बगलबंदी भी कहा जाता है, मिर्जाई कहा जाता है, तन शुक भी कहा जाता है, उसे डगला कहा जाता है, दूतई कहा जाता है, गाबा भी कहा जाता है, और एक बगल बरी भी उसे है जो कि कहा जाता है, बुगतरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार एक बताएं मुझे कि भाई आप सभी तक अच्छे से आवाज आ रही है क्या, आवाज सभी तक अच्छे से आ रही है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक हेडिंग लगाए अंगरखी, अंगरखी स्पीड में बोलते हैं ना अंगरखी, लेकिन क्या होता है ये अंग रखी, अंग की, अंग रखी। ठीक है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पुरुषों द्वारा ऊपरी शरीर। ठीक है, पुरुषों शरीर के, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर ऐसे लिखे शरीर के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र, हम कह सकते हैं जो पूरी बाह का होता है, जो पूरी बाह का होता है शरीर के, पुरुषों द्वारा, ऐसे पुरुषों तक हम पढ़ ही रहे हैं, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र तो इसमें हम बात करें तो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसके बटन के स्थान पे, जिसमें जो हम जैसे शर्ट है तो उसमें क्या करते हैं, बटन बंद करते हैं, जो आपके जो कि बटन की जगह क्या होता है, बटनों के स्थान पे बांधनों की डोरियां वगैरह होती है। तो एक इसमें लिखे कि जो, चलिए ये पहले लिखे, जो पूरी बाह का होता है वस्त्र,
जो पूरी बाह का होता है, क्योंकि आधी बाह का है तो ये वो बंडी कहलाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पूरी बाह का होता है, जिसके बटन के स्थान पर, जिसके बटन के स्थान पर, जिसके बटन के स्थान पर क्या होता है, डोरे या फिर डस्से होती है। जिसके बटन के स्थान पर डोरे या डस्से होती है, ठीक है। और अन्य नामों की बात करें, ठीक है, अंगरखी हम लोगों ने पढ़ ली। और इसी का एक विकसित जो रूप कह सकते हैं, विकसित रूप क्या कहलाता है, अचकन कहलाता है। लिखिए, इसी का विकसित रूप क्या कहलाता है, विकसित रूप अचकन कहलाता है, अचकने कहलाता है। तो ध्यान में रखना है, अचकन क्या है, ये भी एक ही अंगरखी है ना, ऊपरी शरीर में पहने जाने वाली फुल बाजू की एक शब्द हम कह सकते हैं, उपनाम या फिर अन्य नाम कह सकते हैं। इसी को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो लिखिए अंगरखी के उपनाम, अंगरखी के उपनाम, अंगरखी के उपनामों की बात करते हैं। अंगरखी के हम कह सकते हैं उपनाम, जैसे कि इनको बुगतरी भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, बुगतरी कहा जाता है, बगलबरी भी कहा जाता है, बगलबरी कहा जाता है, गाभा इसे कहा जाता है। और हम बात कर सकते हैं इसके कई सारे जो तमाम नाम है जो हम रेगुलर जो यूज करते हैं उसी के हिसाब से कह सकते हैं। इसे दूतई भी कहा जाता है, डगली कहा जाता है, मिर्जाई कहा जाता है, तनशुक कहा जाता है, लिख सकते हैं मिर्जाई है, मिर्जाई भी कहा जाता है, तनशुक कहा जाता है। और तनशुक हो गया, एक कहलाता है दूतई, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इतने नाम लिखें। और एक तनशुक होता है, वो तो हो गए हम कह सकते हैं पहनने का जो वस्त्र। और एक आता है आत्मसुख, वो ओढ़ने का वस्त्र है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लिखिए, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। और राजस्थान में एक और है, इसके अंदर मलागिरी भी है ना, अंगरखी मलागिरी। नहीं, जैसे हम बात करें तो तनसुख है, और एक है इसमें मलागिरी भी इसी के अंदर आता है, तो वो भी हम कह सकते हैं अंगरखी का ही भाग माना जाता है, मलागिरी। तो एक फर्रुखशाही जो अंगरखी है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान में फर्रुखशाही जो अंगरखी है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो एक लाइन और लिखे इसके अंदर, एक आती है मलागिरी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर किसकी मलागिरी है जो कि वहां पे अभी तक व्यवस्थित रूप से स्थित है, जो सुरक्षित मिलती है। लिखिए, एक राजस्थान में ये किसमें लिख दीजिए, मलागिरी। ये सॉरी, मैंने बोला था कि ओढ़ने का नहीं, पहनने का ही है ना। तो ये अंगरखी के अंदर एक लिखे मलागिरी, ठीक है। और मलागिरी के बारे में आगे विशेष रूप से हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। एक लिखे, राजस्थान में फर्रुखशाही अंगरखी प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, अंगरखी प्रसिद्ध है, पूछ सकते हैं राजस्थान में कौन सी जो अंगरखी प्रसिद्ध मानी जाती है वर्तमान में है, जो कि फर्रुखशाही जो अंगरखी है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मलागिरी के बारे में, थोड़ी सी डिटेल से पढ़ लेते हैं। मलागिरी जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो अंगरखी के स्थान पे जो एक वस्त्र पहना जाता है वो क्या कहलाता है, मलागिरी कहलाता है, ठीक है। और मलागिरी के अंदर जो राम सिंह द्वितीय थे उनकी मलागिरी वर्तमान समय में कहाँ पे हमें देखने को मिलती है,
सिटी पैलेस के अंदर। कहाँ पे? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे चंद्रमहल के अंदर है ना। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे बंडी, बंडिया क्या होता है, चोगा क्या होता है, इन सभी के बारे में, जामा, पायजामा, टेबटा, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए लिखिए फटाफट से, जल्दी लिखिए ताकि हम जल्दी से क्लास को निपटा सके। चलिए लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखे मलागिरी। मलागिरी क्या होता है? राजा महाराजाओं के द्वारा अंगरखी के स्थान पे पहने जाने वाला वस्त्र। लिखिए मलागिरी, डैश लिखिए, डैश करके लिखिए। राजा महाराजाओं के द्वारा राजा महाराजाओं के द्वारा अंगरखी के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? मलागिरी कहलाता है। मलागिरी कहलाता है। ठीक है। फिर लिखे राम सिंह द्वितीय की मलागिरी। राम सिंह द्वितीय की मलागिरी कहां पे स्थित है? डैश करके लिखे सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर चंद्र महल में स्थित है। चंद्र महल में सुरक्षित है, स्थित है या फिर सुरक्षित है, वहां में देखने को मिलती है। तो वैसे ही इसको सुरक्षित ही लिखना पड़ेगा, सुरक्षित है। फिलहाल हम देख सकते हैं राम सिंह द्वितीय की मलागिरी। ठीक है। मलागिरी जो क्या होती है? अंगरखी के स्थान पर जो पहने जाने वाला वस्त्र, जो कौन पहनते थे? विशेष रूप से राजा महाराजों के द्वारा पहना जाता था। लिखिए सिटी पैलेस जयपुर चंद्र महल में सुरक्षित है। फिर लिखते हैं बंडी या बंडिया, फिर चौगा पढ़ेंगे। तो लिखिए बंडी और बंडिया क्या होता है? जैसे कि जिसके बाजू नहीं होते, है ना। जैसे अब ये मान सकते हैं आप, जैसे एक बिना बाजू की स्वेटर आती है और ये जैकेट हम कह सकते हैं ये आ गई, तो अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला। तो ये जो बंडी जो होती है, बंडी का मतलब होता है जिसके बाजू नहीं होती, उसे बंडी कहते हैं। जैसे भैंस है, गाय है, जब किसी की पूंछ वगैरह कट जाती है तो क्या कहा जाता है? उसे बंडी कहा जाता है ना, बंडी भैंस है। तो उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं जिसके बाजू नहीं है तो वो क्या है? एक बंडी है। और ये अकेले नहीं पहनी जाती, किसी न किसी, जैसे शर्टें तो वर्तमान समय में बात करते हैं, तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जिसके बाजू हम कह सकते हैं बाहें नहीं होती है, जिसके बाहें नहीं होती है, और उसी के हिसाब से बात करते हैं। लिखिए बंडी या फिर बंडा। बंडा या फिर ऑब्लिक करके लिखिए बंडी। ये दोनों में से कोई शब्द हमें देखने को मिल सकता है। लिखिए अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, जाने वाला वस्त्र
जो बिना बाह का होता है, जो बिना बाह का होता है। ठीक है। अब एक तो होता है फुल बाजू, जैसे जो अंगरखी है, और एक होता है हाफ बाजू, जैसे हाफ बाजू की टी शर्ट होती है, समझते हो, जैसे ये हाफ बाजू की टी शर्ट है, तो ये जैसे फुल बाजू है तो ये आपके अंगरखी हो जाएगी, और हाफ बाजू है तो ये आपकी हम कह सकते हैं बंडी नहीं कहलाएगी। लेकिन ये बाजू यहाँ तक है ही नहीं, बिल्कुल बाजू बिल्कुल भी यहाँ तक है जो कि नहीं है, तो वो क्या है, एक बंडी जो कह सकते हैं वस्त्र है पुरुषों का। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक लिखे चोगा। चोगा बात करते हैं, चोगा क्या होता है। चोगा यानी ऊपरी शरीर का वस्त्र जो चोले के समान होता है। किसके समान? चोले के समान होता है। उसके अन्य नामों की बात करें, जैसे जामदानी और तंजेब भी कहा जाता है। पुरुषों का शरीर का हम कह सकते हैं ऊपरी वस्त्र, पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जो चोले के समान होता है। सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि पुरुषों का अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी महिलाओं के हेडिंग लगा के बाद में आगे पढ़ेंगे। ऊपरी शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र, ऊपरी शरीर में, ऊपरी शरीर पर या फिर में पर पहने जाने वाला वस्त्र जो चोले के समान होता है। किसके समान होता है? चोले के समान होता है। ठीक है। और इसे और क्या कहा जाता है? जामदानी और तंजेब भी कहा जाता है। इसे जामदानी और तंजेब भी कहा जाता है। तंजेब भी कहा जाता है। ठीक है। ऊपरी शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र जो चोले के समान होता है उसे क्या कहा जाता है? चोगा। और अन्य नाम जामदानी और तंजेब भी इसे कहा जाता है। तो लिखिए फटाफट से, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। पायजामा और जामा है, टेवटा है, और हम कह सकते हैं ब्रिजेस है, पटका है, शेरवानी वगैरह, मफलर, दातिया, ये सब हम लोग हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। चलिए लिखिए फटाफट से। लिखिए, लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट से बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे? एक लिखे जामा। पहले जामा लिख दे, फिर लिख देते हैं पायजामा। इसमें कुछ नहीं लिखना है। पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, पायजामे के ऊपर, पायजामे के ऊपरी हिस्से पे या फिर ऊपरी शरीर पे हम कह सकते हैं पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। यानी ऐसा नहीं है कि पायजामा पहन के उसके ऊपर पहना जाता है, जैसे अंगरखी के ऊपर जैसे हम कह सकते हैं क्या पहना जाता है, बंडी जो पहनते हैं, वो नहीं है। जामा यानी पायजामे के साथ पहने जाने वाला वस्त्र है, जो कि क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। पायजामे के साथ पहना जाने वाला वस्त्र जो अकबर ने से है जो कि सरबागती का है, और अबुल फजल ने से है जो कि टंकुचा का है। तो लिखिए पायजामे के साथ पहने जाने वाला वस्त्र, साथ पहना
पहने जाने वाला वस्त्र, क्या हो गया, जाने वाला वस्त्र जिसे अकबर के द्वारा क्या कहा गया, जिसे अकबर ने, जिसको अकबर ने, या फिर हम कह सकते हैं जिसे अकबर ने क्या कहा था, सरबागती, सरबागती कहा था। इसको हाईलाइट करना, सरबागती क्या है, इन सभी के बारे में पूछ सकते हैं। तो जामे को कहा है, या फिर जामे का एक उपनाम है, किसने कहा था, अकबर ने कहा था। और अबुल फजल ने इसे टंकुचा कहा है, साबरमती कहा और अबुल फजल ने इसे टंकुचिया कहा। लिखे, फिर लिखते हैं पायजामा। अब वैसे पायजामा के अंदर ज्यादा लिखने की है जरूरत नहीं है पायजामा, क्योंकि आप सभी को पता है पुरुष पहनते हैं पायजामा। पता है आप सभी को वर्तमान में हम पैंट के स्थान पे जो पहनते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं बटन या फिर जिसको हुक कहते हैं, वो नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उसके अंदर एक डोरी होती है, जिसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हो आप, जो पायजामा पहनते हैं जिसको बांधने के लिए उस पे जैसे जींस पे जो बटन आता है वो भी नहीं होता है, और हम कह सकते हैं चेन वगैरह नहीं होता है, और बटन भी उसके अंदर जो हुक होता है वो भी नहीं होता है, लेकिन उसको बांधने के लिए कमर पे जब बांधा जाता है, तो पायजामे को कमर पे बांधा जाता है, तो उसको बांधने के लिए एक डोरी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कमेंट में लिखना, ठीक है। और उसके अंदर पायजामे के अंदर आप सभी को पता है, यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन एक चीज इसके अंदर लिख लीजिए, पायजामे के अंदर इसमें जो बच्चों का जो पायजामा होता है, बच्चों के पायजामे को सुथन या सुथनी कहा जाता है। बच्चों के पायजामे को क्या कहा जाता है, लिखे, बच्चों के पायजामे को सुथन, सुथन या सुथनी कहा जाता है, सुथनी कहा जाता है। बच्चों का जो पायजामा होता है उसे क्या कहा जाता है, सुथने या सुथनी कहा जाता है। ये एक रियल शब्द है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं सुथन या सुथनी क्या है, बताइए। क्या एक वस्त्र है, क्या ये एक आभूषण है, क्या ये एक वाद्य यंत्र है, क्या एक साफा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वस्त्र है जो कि बच्चों के द्वारा पहना जाता है। शाबाश, अच्छे से लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पायजामा पढ़ लिया, जामा पढ़ लिया, और हम कह सकते हैं एक पढ़े यहाँ पे क्या नाम था जिसका, टेवटा। टेवटा के अंदर लिखते हैं जो कि क्या होता है, धोती जो होती है, एक लिखे टेवटा। ये धोती का एक बड़ा रूप होता है, ठीक है। तो टेवटा के अंदर अगर हम पढ़े तो धोती का बड़ा रूप जो मुख्यतः किस रंग का होता है, धोती तो आप सभी को पता है व्हाइट कलर की होती है, सफेद रंग की होती है, और इसका जो एक छोर होता है, जैसे कि क्या करते हैं, इस धोती को लपेटते हुए धोती को अपने ऊपर हम कह सकते हैं कमर पे उसको एक गांठ दे के, यानी जो एक साइड का, जैसे ये एक धोती है, इसका ये एक पल्लू है, इसको लपेटते 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 यहाँ आ जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे करके इकट्ठा करके हम कह सकते हैं इसको एकत्रित कर लेते हैं, और अपने पैरों के बीच से होते हैं पीछे की तरफ जा करके है, जो कि हम कह सकते हैं कमर की तरफ है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी एंड होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, इसको दबाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, टेवटा। टेवटा क्या है, एक धोती है, इसे हम कह सकते हैं धोती का बड़ा रूप जिसे टेवटा कहा जाता है। तो इसमें लिखे धोती का बड़ा रूप जो मुख्यतः सफेद रंग का होता है, इसे इसके एक छोर को, इसके एक छोर या फिर पल्लू भी कह सकते हैं, पल्लू जो होता है, इसके एक छोर या फिर हम कह सकते हैं पल्लू को
पैरों के बीच से निकालते हुए पीछे कमर में है जो कि बांधते हुए, जिसे क्या कहा जाता है, लांग कहा जाता है। ठीक है। धोती का बड़ा रूप, धोती का बड़ा रूप, धोती का बड़ा रूप जो मुख्यतः किस कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, जो मुख्यतः सफेद रंग का होता है, जो मुख्यतः सफेद रंग का होता है। ठीक है। और अब बात करते हैं धोती किस प्रकार से बांधी जाती है। धोती, या फिर ऐसे लिखे, इसके एक छोर, इसके एक छोर या कोष्टक में लिख दे पल्लू, ताकि आपको समझने में अच्छे से समझ आ जाए। पल्लू है ना। इसके एक छोर को पैरों के बीच में से निकालते हैं, पैरों के बीच से निकालते हुए पैरों के बीच से निकालते हुए क्या करते हैं, पीछे कमर पे, पैरों के बीच से निकालते हुए पीछे कमर पर बांधते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे लांग कहा जाता है, जिसे लांग कहा जाता है। ठीक है। लांग को अंडरलाइन करना, लांग किसे कहा जाता है। धोती को जो बांधने का हम कह सकते हैं जो स्टाइल होता है, जिसमें धोती में जो एक पल्ले का जो पल्लू होता है या फिर छोर हम कह सकते हैं, जिसको व्यक्ति क्या करता है, लपेटते हुए, और जो एक साइड का जो छोर होता है उसको अपने पैरों के बीच से निकालते हुए पीछे की तरफ है जो कि कमर पे उसको बांधता है, जिसे लांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लांग कहा जाता है। तो लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर एक पढ़ते हैं ब्रिजेस। आगे बढ़े या फिर लिख रहे हैं, लिखिए फटाफट से। फिर पढ़ेंगे ब्रिजेस क्या होता है, पटका क्या होता है, जिसे कमरबंद भी कहा जाता है। लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी हम पुरुषों का पहनावा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 4-5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर हम कह सकते हैं 4-5 शब्द और रह जाएंगे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर महिलाओं का वस्त्र पढ़ेंगे। ब्रिजेस, ब्रिजेस क्या होता है, राजा महाराजाओं के द्वारा जो पहना जाता है शिकार के समय, यानी हम कह सकते हैं पैंट और पायजामे का मिश्रित रूप है। लिखिए, ब्रिजेस क्या होता है, पैंट व पायजामे का मिश्रित रूप, पैंट व पायजामे का, पैंट व पायजामे का मिश्रित रूप, मिश्रित रूप, जो एक लंबा हम कह सकते हैं जोधपुरी जो कोट होता है उसके हिसाब से होता है, जो कि नीचे पैरों तक आता है ना। तो पैंट व पायजामे का मिश्रित रूप कोष्टक में लिख सकते हैं, राजा महाराजा इसका प्रयोग करते थे। राजा महाराजाओं के द्वारा, जो के द्वारा प्रयोग, कब, शिकार के समय, शिकार के समय, शिकार के समय राजा महाराजा जिस वस्त्र को पहनते थे उसे क्या कहा जाता था, ब्रिजेश कहा जाता था। ठीक है। क्या वह वस्त्र
कानों के बांधने वाला था? नहीं, वह पैंट और पैजामे का मिश्रित रूप हम कह सकते हैं, वो एक फुल ड्रेस जो हम कह सकते हैं वो पहनावा था। फिर लिखे पटका या फिर कमरबंद। पटका या ऑब्लिक लिखे कमरबंद। कमरबंद, तो कमरबंद से पता चल रहा है कि कमर पर बांधने वाला वस्त्र जिसमें तलवार और कटार रखी जाती थी। लिखिए, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार और कटार रखी जाती थी। कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार कौमा या फिर तलवार और कटार रखी जाती थी। कटार रखी जाती थी, जाती है, ठीक है। तलवार और क्या रखी जाती है, यानी पटका के बारे में हमने समझ लिया है। और क्या हो गया, ब्रिजेस हो गया। उसके बाद में शेरवानी के बारे में बात करें, जो कि मुस्लिम रूप से वर्तमान में हिंदू प्रयोग करते हैं, लेकिन ये किसका पहनावा था? ये मुस्लिमों का पहनावा था। शेरवानी लिखे, शेरवानी देखिए, मूल रूप से मुस्लिमों का पहनावा था। या फिर ऐसे लिखे, वो बाद में लिखना, पहले ऐसे लिखे कि पायजामे के साथ, यानी पायजामा होता है जिसमें एक पायजामा होता है और एक है जो कि उसके अंदर ऊपर होता है चोला, जो होता है चोले के हिसाब से होता है। और इसमें लिखे कि मुस्लिम पहनावा जिसमें, पहले मुस्लिम पहनावा था तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि मुस्लिम पहनावा जिसमें एक पायजामा और घुटनों तक लंबा एक कोट होता है। लंबा कोट होता है ना शेरवानी के अंदर, जो अभी हम लोगों ने थंबनेल पे भी देखा था। और वर्तमान में किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है इसको? हिंदू लोग हैं जो कि विवाह के समय इसका प्रयोग करते हैं। मूल पहनावा किसका है? मुस्लिमों का था। तो लिखिए, मुस्लिम पहनावा जिसमें पायजामा वह घुटनों तक लंबा कोट होता है। घुटनों तक लंबा कोट होता है। वह घुटनों तक लंबा क्या होता है? कोट होता है। फिर लिखे लिखे वर्तमान में इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? इसका प्रयोग, किसका? किसका? शेरवानी का। शाबाश। वर्तमान में इसका प्रयोग हिंदू विवाह के समय करते हैं। विवाह के समय करते हैं। कोष्टक से लिख सकते हैं। कोष्टक में लिखे, मूल रूप से यह पहनावा मुस्लिमों का था। मूल रूप से ये पहनावा ये मुस्लिमों का पहनावा था, या फिर ये पहनावा मुस्लिमों का था। मुस्लिमों का था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मूल रूप से ये पहनावा मुस्लिमों का था। फिर महिलाओं में जैसे बुर्खा वगैरह, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक लिखे आप, ये हो गया। और एक दो और रह जाता है नॉर्मल के अंदर। कौपीन है, जो कि साधु संतों के द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र, जो हम लोगों ने देखा ना भगवा कलर के अंदर होता है, वो भी हम कह सकते हैं शेरवानी के जैसे। शेरवानी का थोड़ा लुक अलग होता है। और मैक्सी जो देखी ना आपने, मैक्सी
जो महिलाएं पहनती हैं मैक्सी, उसी का अकॉर्डिंग जो साधु संत महात्मा जो पहनते हैं वस्त्र, वो कहलाता है कोपिन। ठीक है, एक आता दातिया। तो अब वर्तमान समय के अंदर तो बात कर सकते हैं, जैसे जो मूछें दाढ़ी वगैरह सेट करते, एक तो कटिंग करवा के जो क्या करते छोटी कर लेते, लेकिन जब क्या हो जाती है मूछें एक आकृतियां अलग ले लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं वर्तमान में तो जेल लगा के उसको है जो कि खड़ा कर देते हैं, मूछों को हम कह सकते हैं जेल लगा के खड़ा करते हैं, या फिर जो हवा मारने वाला ब्लोअर वगैरह होते हैं उससे उसको सुखा सुखा के, जो भी हम कह सकते हैं, कई सारे तरीके कर रख सकते हैं। लेकिन पहले में एक जो मूछों वाले जो व्यक्ति होते थे, वर्तमान उस टाइम तो सभी मूछे जो रखते थे, वो क्या करते थे दाढ़ी मूछों को सेट करने के लिए एक कपड़ा यहाँ से है जो कि क्या करते थे यहाँ बांधते थे, ठीक है, कपड़ा घंटों तक उसको रखते थे, तब वो है जो कि मूछें हम कह सकते हैं वहीं पे सेट हो जाती है, या फिर दाढ़ी है जो कि वैसे ही सेट हो जाती थी। तो उसे क्या कहा जाता है, वो उस समय है जो कि वो कपड़ा यूज में लिया जाता था, और जेल वगैरह उस टाइम था नहीं, या फिर उनको पता नहीं था, ऐसे थोड़ी हो सकता है, था ही नहीं जेल वगैरह, अभी वर्तमान में प्रचलन में आया है। तो यानी हम कह सकते हैं दाढ़ी मूछों को जमाने के लिए उन पर मूछों पर उन पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, दातिया कहलाता है। एक आता है मफलर, ये एक दो और पढ़ने में, मफलर का आपका पता है, कानों पे बांधे जाने वाला वस्त्र या फिर गले में डाले जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, मफलर कहलाता है। तो ये 2-3 और लिख लेते हैं, एक लिखे मफलर, मफलर डिस करके लिखें, गले में डाले जाने वाला, गले में डाले जाने वाला या कानों पर बांधे जाने वाला, कानों पर बांधे जाने वाला वस्त्र, कानों पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, मफलर कहलाता है। ठीक है, फिर लिखे कॉपिन, एक लिखे कॉपिन, साधुओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, साधुओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र। फिर एक और लिखे दातिया, क्या लिखेंगे, दातिया। दातिया क्या होता है, लिखें इसमें लिखेंगे दाढ़ी मूछों को सेट करने के लिए उन पर बांधा जाने वाला वस्त्र, क्या कहलाता है, दातिया कहलाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से अलग कौन है, भिन्न कौन है, या फिर हम कह सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, भिन्न के अंदर आपका जैसे 3 आपको पुरुषों के हम कह सकते हैं पहनावों के शब्द दे देंगे और एक आपको महिलाओं के दे देंगे, तो वहां पे आपको वो हो जाएगी, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, क्लास का हमारी का टाइम हो गया है, क्योंकि फिर आगे हम बढ़ते हैं। आज के सेशन में पूरे जो पुरुषों के जो पहनावे थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और कल के सेशन में हम पढ़ेंगे आपको महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, महिलाओं के पहनावा, महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं पगड़ियां तो पहनती नहीं है, तो उनके क्या पढ़ने पड़ेंगे, वस्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और
उनके अंदर जैसे ओढ़नियाँ हो जाती है, ओढ़नियों के कई सारे प्रकार है, कहाँ पे जो पहने जाने वाले ओढ़नियाँ को किस नाम से जाना जाता है, किस अवसर पे जो भेजी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और कौन सी ओढ़नी या फिर कौन सी हम कह सकते हैं जो हम कह सकते हैं ओढ़ना है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ में क्या करते हैं साथियों, आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको क्या करना है साथियों, इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से अपने अन्य दोस्तों तक अच्छे से शेयर करना है, ताकि उनको भी इतनी शानदार क्लास, मैं तो नहीं कहने वाला कि भाई शानदार है, बाकी आप अपने हिसाब से देख के वीडियो को। और एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इसी टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट, जो भी सेकंड ग्रेड एग्जाम है शिक्षक भर्ती, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उन सभी के अंदर यहाँ से जो प्रश्न, यानी इससे जो मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है या फिर मैंने जो नोट्स आपको बनवाए हैं, उससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाने वाला, यहीं से प्रश्न बनने वाला है, ये तो हमारी गारंटी मान लेना। और इसी को आधार बनाते हुए अच्छे से तैयारी करते रहना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।